हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आपके लिए जो है एक खुशखबरी है मेरे पास। आपको पता है हिमाचल प्रदेश जो है वो सेट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाने जा रहा है यूपीएससी। तो हिस्ट्री का जो नेट है और हिस्ट्री का जो सेट है उन दोनों में बहुत सारी जो हेल्प है वो आपके लिए जो है वो उपलब्ध हो सकती है। अब जो मेरा चैनल है भुंगू जीएस उस पर, और साथ ही साथ जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम 2016 का जो है वो पेपर जो है डिस्कस कर रहे हैं, पेपर 2। और इसमें जो है मुख्य तौर पर हम लोग जो है हम PYQ करते हैं। आपको पता है PYQ बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत बार हम बात भी कर चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? तो अरिकमेडु जो है वो नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है। हम नवपाषाण काल के ऊपर जो है एक लेक्चर जो है वो इसी के साथ डाल देंगे ताकि आपको जो है वो दिक्कत ना हो। सेकंड क्या है कि मोहनजोदड़ो का जो संबंध है वो है बड़ा स्नानागार से। यहाँ आपको मिला, पता है आपको। लोथल में जो है वो ईंटों से बना गोदीवाड़ा जो है वो बंदरगाह में मिला है। कालीबंगा से हमें क्या मिलता है? कालीबंगा से हमें नगर दुर्ग और जो है निचली बस्ती प्राप्त हुई है। सुतकानडोर जो है ये नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्तियां मिली है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव देती है? तो वो है आपकी अर्थशास्त्र। कमंदक, नीतिसार और मनुस्मृति नीति वाक्यामृत जो है वो ये किसकी रचनाएं हैं? कमंदक नीतिसार जो है वो अर्थशास्त्र के ऊपर जो है वो लिखी गई है। कमंदकी या कमंदक ने इस बुक को लिखा है। या फिर जो है इसकी जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि इसमें हम मुख्यतः जो है जैसे भभूति ने जो है इसके बारे में कुछ रेफरेंसेस दिए हैं। मनुस्मृति की जो रचना काल है उसमें क्या है, जैसे हमारे बहुत सारे लॉ जो है अभी भी मनुस्मृति के ऊपर आधारित है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्मृति है, ग्रंथ है। उसमें उस समय के समाज के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए थे। तो हमें क्या करना है कि इनका कालानुक्रम भी हमें पता होना चाहिए, इनके लेखक का भी हमें जो है वो ज्ञान होना चाहिए। सामान्य रूप से किसके सिक्कों के पृष्ठ भाग पर जो है अंकित चिन्ह अग्र भाग पर दिए गए राजा के नाम से मेल खाते हैं? तो ये मेल खाते हैं आपके पंचाल से। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो है वो 4 जो है वो सही हो जाएगा, पंचाल। और इसके नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरणों से संबंधित है? तो तमिल व्याकरणों से जो संबंधित ग्रंथ है वो तोलकापियम है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब सही है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अशोक के रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख जो है के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है, पूछा है कि इसका कौन सा सही नहीं है। तो राजधर्म के संबंध में उल्लेख जो है किया गया, तो ये नहीं किया गया था, आपको भी पता है, ये गलत है। रुम्मिनदेही अभिलेख के बारे में अशोक के थोड़ा सा भी जानते हैं। तो यहाँ राजधर्म के लिए तो कुछ लिखा नहीं था। कलिंग विजय के संबंध में रुम्मिनदेही में जाकर के क्यों लिखेंगे, वो भी नेपाल की तलहटी में जाकर के, है ना। ग्राम से प्राप्य कर में कमी लाने के संबंध में, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे जो है ये बुद्ध से रिलेटेड स्थल था। तो वहाँ के गांव वालों के कर में जो है वो कमी कर दी थी। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कितने प्रतिशत की कमी की गई थी एक्चुअली में वहाँ पे। राजकीय गौशाला में पशुवध निषेध के संबंध में ऐसा करने के लिए वो वहाँ क्यों जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है 7 अगर हम लोग चेक करते हैं, हाँ, खारवेल के हाथी गुफा विलेख में निम्न में से किन का उल्लेख है? नीचे दिए गए कूट का वर्णन करें। तो खारवेल के हाथी गुफा विलेख में सातकर्णी, बहस, सतीमित और शक और रठिक का जो है वो इनमें से किसका जो है वो उल्लेख है? तो वो है आपका रठिक भी आते हैं, शक नहीं आते, सातकर्णी आते हैं और बहस सतीमित आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर
हमारा जहाँ पे 1, 2 और 4 दिया हो वो ऑप्शन नंबर डी है, जो 4 है दिया गया है। निम्न में से कौन मुद्रा से संबंधित शब्द है? तो मुद्रा से संबंधित शब्द है यहाँ पे निर्वर्तन, मर्तुर, द्रम, गोचरम। गोचरम तो होता नहीं है, और जो है ये द्रम जो है ये सही है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो ईंटों से जो निर्मित मंदिर है वो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, प्लीज इस चीज को जो है वो नोट डाउन करो। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कश्मीर का मार्तंड मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। आपको क्या करना है कि इनको ऐसे क्रम वाइज देखना भी कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है, जो क्योंकि अगली बार मिलान के लिए भी आ सकता है। मैंने कहा है हमेशा कि कंसेप्ट हमेशा जो है वो रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट हो ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्थान की जो है स्थापना की थी? तो वो की थी आपके विग्रह राज जी के द्वारा। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये हो जाएगा 3। और इसके अलावा जो है शैलेंद्रों द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह स्थित है? तो शैलेंद्रों द्वारा निर्मित स्तूप जो है वो बोरोबुदूर में स्थित है, और ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। निम्न में से किसे परम सौगात की जो उपाधि दी गई है? तो अगर आपको याद हो, जब हम कन्नौज के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ राजवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, जो हर्षवर्धन के भाई हुआ करते थे। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो राजवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से मूर्तियों में से कौन पल्लव कला की विशेषता है? तो सोमस्कंद, अगर आपने ढंग से उनकी विशेषताएं पढ़ी है तो आपको क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो 3 ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 14 है, समुद्र गुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो वो एक अच्छा संगीतकार था, कवि था, एक विजेता था, बिल्कुल सही बात है। उसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था, जी बिल्कुल। उसने जो है पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की नकल करी थी, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसको ऐसे अभी उसमें रखते हैं। फिर जो है इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में किसके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है? उसके जो है अश्वमेध का उल्लेख नहीं है, जी हाँ नहीं है इसमें। तो ये अगर कहीं पे 1, 2 और 3, 4 मिल जाएं तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। 1, 2 और 4, हाँ ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब जो है ये तीसरे वाला हमारा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन में है बिल्हण, बाण, सोमेश्वर और विज्ञानेश्वर, ठीक है। और आपने मुझे कमेंट करके बताना कि विज्ञानेश्वर जो है वो किसके राज दरबार में जो थे वो रहते थे। बिल्हण ने किस चीज़ की रचना करी है? तो बिल्हण की जो रचना है वो है आपकी विक्रमांक देव चरित जो है वो ऑप्शन नंबर डी। बाण ने जो है वो हर्षचरित की रचना करी है, और सोमेश्वर ने अभिलाषितार्थ चिंतामणि जो है इसकी रचना करी, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा की। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सही हो जाएगा 2। और क्वेश्चन नंबर 16 है, चोल के काल के उत्तर मेरू सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़ेंगे, वो 30 उपखंडों वार्डों में बंटा हुआ था, ये जो है वो सही है। प्रत्येक उपखंड 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। और उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 होती थी, वो चुनावी सिस्टम वहाँ पे भी लागू था चोल काल के अंदर स्पेशली। और उनके पास कुछ शैक्षणिक योग्यता और चल संपत्ति का होना बहुत अनिवार्य था, हाँ ये चीज़ जो है वो उनके लॉ में थी। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। हमें 19-20 के अंदर ये फिर रिपीट होता हुआ देखने को मिलता है, तो एज इट इज़ बिल्कुल। तो आपको इस चीज़ का ध्यान जो है वो रखना है कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर जो है यहाँ हमें गलत ढूंढना था, इस बात का ध्यान रखना है, पिछले वाले में सही देखना था। 17 है, ख्रीस्तीय जो है ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ जो है वो समुद्रिक व्यापार जो होता था, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका। अरिकमेड की खुदाई से बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए, ये गलत है बाबा।
तो ये हो गया आपका सी, ए सही है परंतु आर गलत है। 18 निम्नलिखित में मंदिरों में से कौन से मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। आपको पता है ये भारत है और इसका ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग, ये दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग। तो सूर्य मंदिर कोणार्क जो है ये भारत के दक्षिण में स्थित है। और दूसरा जो है आपका मदुरई, ये तो आपको पता है यहाँ नीचे जो है वो स्थित है। पद्मनाभन स्वामी तिरुवनंतपुरम यहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण पूर्वी थोड़ी है। और जगन्नाथपुरी, हाँ ये उड़ीसा के अंदर आते हैं। तो ये दो सही हो जाते हैं हमारे, लोकेशन भी पता हो ना थोड़ी बहुत तब भी जो है वो आंसर सही हो सकता है हमारा, ए और डी सही हो जाता है। चचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए हैं। तो चचनामा और बाबरनामा जो है वो कौन सी भाषाओं में लिखे गए हैं। वो लिखे गए हैं आपके अरबी और तुर्की के अंदर लिखे गए हैं, अरबी और तुर्की के अंदर। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सूफी ने लल देव को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था। तो लल देव को जो है वो शेख नूर अल-दीन जो है इन्होंने अपना धर्मगुरु स्वीकार किया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे। मैंने आपको सूफी सिलसिले जो है वो बीच बीच में पढ़ाए हैं, पर एक पूरी वीडियो लेकर के आऊँगा बहुत शीघ्र। तो ये जो है सुहारवर्दी सिलसिला से थे और इनके जो संस्थापक है वो आपने अपने नोट में जो है नोट डाउन करने हैं। निम्न में से कौन तुर्काने चहलगामी के जो है चहलगामी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। तो वो कुतलक खान थे, बहाउद्दीन भी थे और बलबन भी थे। तो इमादुद्दीन रेहान जो है वो नहीं थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मैसूर की कवित्री जिसने अपनी किताब हदीवदया धर्म में महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझने का विरोध किया है, पवित्र और पवित्रता स्त्रियों का धर्म उसमें जो है वो विरोध किया है। तो वो विरोध किया है आपका कौन सी बुक में। तो वो है आपका सांची होनम्मा के अंदर जो है ये उन्होंने लिखा है। ठीक है। मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता है। तो वो पहचाना जाता है आपका यहाँ बीदर के अंदर, बीदर। और फिर जो है अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आपको जोड़े सुमेलित नहीं है उनके बारे में बताना है। यहाँ पे जो है वो मिफ्ताहुल फुतूह बिल्कुल सही है। तारीख सलातीन अफगाना ये अली के साथ, हराबी के साथ नहीं है। और फिर नेक्स्ट जो है आपको सियासतनामा निज़ामुल मुल्क जो है वो तूसी इनके द्वारा लिखी गई थी, ये जो है वो सही है। जाफरनामा याहिया बिन सरिंदी ऐसा नहीं हुआ था। ये जो है वो बी और डी सही हो जाते हैं, इसके सही नहीं पूछते ना, तो ऑप्शन नंबर जो गलत है वही लगाना है। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो एक का जो संबंध है, आमिल का जो संबंध है वो राजस्व संग्राहक से है। और दूसरा जो है वो बक्काल का जो संबंध है वो व्यापारी से है। पाही का संबंध है आपका ये है अनावासी खेतीहर। और कुलकर्णी का जो संबंध है वो है आपका ग्रामीण लेखाकार। तो ये ऑप्शन जो है वो 4, 3, 1 और 2 हो जाएगा। 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2 कहाँ पे है, वो है आपका 4, 3, 2 और 1 नहीं, 3, 4, 1 और 3, 4, 1 और 2। हाँ कभी कभी ना कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मलिक उत तुजार जो है और बिस्वा कुशक मवास, कभी कभी ना चीज़ें अलग अलग दी जाती है, मतलब कभी बुक दी जाती है, कभी क्या होता है कि ये अलग जो है वो कंसेप्ट जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, नेक्स्ट अलग नेक्स्ट अलग। तो आपको जो है वो ये प्रिपेयर होना चाहिए कि ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता कि यही पूछा जाएगा। ठीक है। मलिक उत तुजार जो है वो किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है आपके व्यापारियों के मुखिया से संबंधित था ये मलिक उत तुजार। बिस्वा किससे संबंधित था। तो बिस्वा एक भूमि की पैमाइश की छोटी इकाई होती थी। और आज भी आप जब घर खरीदते हैं ना तो बोलते हैं ज़मीन खरीदनी है घर के लिए कितने बिस्वा लेना है, आपकी ज़मीन कितना बिस्वा है, आज भी चल रही है, प्रचलित है ये। कुशक जो है इसका संबंध किससे, तो एक रिहायशी किला होता था ये। और मवास एक किलेबंद गांव होता था। तो आप ऑप्शन में मिलान कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 4, 3, 1 और 2 ये, हाँ ये वाला सही है। और दूसरा जो है
निम्न मकबरों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो अगर हम जो कालक्रम देखते हैं, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, जो ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, ये फतेहपुर सीकरी के अंदर है। और लाहौर असफ खान का मकबरा लाहौर, अतगा खान का मकबरा दिल्ली, अकबर का मकबरा सिकंदरा। अगर आपको थोड़ी बहुत अगर इन चीज़ों के बारे में जानकारी है तो अतगा खान जो है वो पहले बनते हैं। उसके पश्चात जो है वो हम फतेहपुर सीकरी के अंदर इनका जो मकबरा देखते हैं। उसके बाद अकबर चल बसते हैं तो इनका भी मकबरा बन जाता है। फिर लाहौर के अंदर असफ खान का मकबरा बनता है। तो ये ऑप्शन जो है वो आपको सी मिलेगा, CADB। और निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन के बरदारी और खाने का खाना आवास स्थित है? तो वो फतेहपुर सीकरी के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलता है। आपको पता है राजधानी बनाया था अकबर के काल में, बहुत फेमस रहा है शहर, है ना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अकबर के शासन में दाम ने धीरे धीरे टांके के स्थान ले लिया था। तो वो सच में जो है वो ये सही हो गया था। दाम को पैसा के नाम से भी जाना जाता है। जी बिल्कुल, दाम को पैसा के नाम से जाना जाता है। आधे दाम को अधेला कहा जाता था। हाँ, आज जो आप बिहार वाले रीजन के अंदर जाओगे तो ये सारी भाषाएं आज भी आपको सुनने को मिलेगी। अकबर ने 1 रुपए के लिए 40 दामों का अनुपात तय किया था, जो वास्तविक भुगतान के उद्देश्यों के लिए मानक बन गया। ऐसा नहीं हुआ था। आपको क्या करना है, आपको जो शेरशाह सूरी ने जो मुद्राएं चलाई थी ना, और अकबर ने जो करेंसी चलाई, उन चीज़ों के बीच में ना कंपैरिजन करना है। उनके रुपए और उनके रुपए के अनुपात को भी देखना है। ये आपके लिए होमवर्क का कार्य है मेरी तरफ से। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने ये टिप्पणी की कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराएं बनवाई थी? तो ये जो है टिप्पणी करी थी आपके एफ फ्लेसर्ट ने जो है पेलसर्ट ने जो है ये टिप्पणी करी थी। और इसके अलावा 32 क्वेश्चन की अगर हम लोग जो है इसको डिस्कस करें, नूरजहां से शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ उदासीन हो गया था। तो ऐसा जो है ये कथन हमारे यहाँ पे गलत है, क्योंकि वो खुद शराबी हो गया था इसलिए उदासीन हो गया था। ठीक है। 1611 से 12 के दौरान नूरजहां ने अपना अलग दल जुंटा बना लिया। हाँ ये सही है, और ताकतवर भी हो गई थी वो। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है और आर सही है। निम्नलिखित में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद, धूल गर्द वाला शहर, और जानुमाबाद नरकीय शहर बताकर तिरस्कृत किया था? वो किया था आपके अहमदाबाद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित जो ये है, मुगल बादशाह अमीरों को कई प्रकार की दंड पताकाएं प्रदान करते थे। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस दंड पताका को इस सूची में शामिल किया? शाहजहां के द्वारा शामिल की गई दंड पताका थी आपकी माही मरातिब जो है, ये ऑप्शन नंबर डी। ये PCS में भी क्वेश्चन देखने को मिला था हमें कुछ वर्ष पहले। औरंगजेबों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को कालक्रम अनुसार सजाएं और सही कूट का जो है वो चयन करें। तो अंग्रेजों ने जो है वो अगर जो संधियां करी थी, आपको पता है इलाहाबाद और करा की संधि पहले होती है, उसके पश्चात जो है वो सालबाई की संधि होती है, फिर जो है आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और फिर जो है वो बसीन की संधि होती है, वसाई की संधि। तो इस तरीके से ये सारी संधियां जो है वो किससे साथ, जैसे ये मैसूर के साथ की गई है ना, मराठों के साथ की गई। आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अपने दिमाग के अंदर रखनी है। आपको इनके वर्ष भी याद होने चाहिए। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक करने हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा जो है जिस एक्ट द्वारा अस्तित्व में आया, वो एक्ट था आपका ये 24 जनवरी 1857 का एक्ट था। 24 जनवरी 1857 का एक्ट था। और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट आया, वो 18 जुलाई 1857 का था। और फिर जो है वो लास्ट में आया मद्रास एक्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट, तो वो 5 सितंबर 1857 का था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। जब लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं, मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूं जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा
प्राप्त की, लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे नेक विचारे के इंसान के हो सकते हैं, वो हो सकते हैं स्वामी विवेकानंद। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो स्थापना 1920 के अंदर हुई थी, और ये चीज़ें हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय प्रेस से संबंधित निम्नलिखित कानूनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो अगर हम इनका व्यवस्थीकरण करते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है वो आपका आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये प्रथम पे आएगा। उसके बाद आएगा आपका दूसरे नंबर पर आता है आपका ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट आएगा। और उसके पश्चात जो है ये है आपका दूसरे नंबर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है। ये जो है वो अब ख़त्म हो गए लगभग। और तीसरा जो है आपका तीसरा एक्ट आएगा आपका ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट जो है ये तीसरे नंबर पर। ये चौथे नंबर पर सही क्रम क्या बैठता है? देखिए सी से कौन सा ऑप्शन है हमें देखने को मिलता है जो पहले पर आता है, तो ऑप्शन नंबर डी एकलौता देखने को मिलता है, और ये हमारा सही हो जाता है। महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त ऑफर दिया था? जरा भी नहीं सोचना है, आपको पता उस समय लॉर्ड लिथगो थे। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा करना है? आपको ऑप्शन नंबर करना है ये 3। और ये सारे हमने डिस्कस कर लिए गवर्नर, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। भारत ने किस राष्ट्र से कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी प्राप्त की? तो वो की थी आपके ये यूएसए से की थी हम लोगों ने हरित क्रांति के लिए, है ना। और कौन उसके जो जनक थे उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? भूमिपुत्रवाद का सिद्धांत किससे संबंधित था? भूमिपुत्रवाद का जो सिद्धांत है वो क्षेत्रवाद से संबंधित है। तो भूमिपुत्र जो है वो उस क्षेत्र के पर्टिकुलर निवासी, उनके लिए टर्म यूज की जाती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की रवानगी की घोषणा की, बिल्कुल सही किया। और रंगून के पतन के तुरंत बाद दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हो गई थी, ये भी सही है, और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। फिर 44 है राइट्स ऑफ 1791-92 में राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी गई। वो लिखी थी आपके थॉमस पेन के द्वारा। निम्न कथनों में कौन पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है? तो वो एक साहित्यिक विधा के रूप में धर्मनिरपेक्षात्मकता लेखन का प्रारंभ हुआ। देसी भाषाओं में धर्म ग्रंथों के अनुवाद ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया तेज की, तो ये भी सही है। पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों में चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाया थोड़ी था। इसका टिकाऊ पाठ ये था कि ज्ञान की तलाश मनुष्य के लिए और वे सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 3। निम्न में से कौन प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है? तो इसमें जो है डेनिस दिदरो है, रूसो है, डेविड ह्यूम है। आपको हार्वर्ड स्पेंसर जो है वो ये इसमें इस काल में नहीं देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा हमारा। 47 इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच होने वाला अंतहीन संवाद है, ये उक्ति किसकी है? तो ये E.H. कार जो है वो अपनी डेफिनेशन देते हैं, तो ये हमें याद भी होना चाहिए जब हम हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती है। 48 इतिहास लेखन के समय इतिहासकार की जवाबदेही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो कथन सही नहीं है आपका इतिहासकार की मूल नैतिक जिम्मेदारी होती है वास्तुनिष्ठ सत्य बताए, और ये हिस्टोरियोग्राफी के ही क्वेश्चन है, ये सही है। इतिहासकार की निष्ठा उस प्रयोजन के प्रति होनी चाहिए जिसकी वे वकालत कर रहा है, ऐसा नहीं होता है भाई, ये गलत है। ऐतिहासिक तथ्यों के लिए इतिहासकार न सिर्फ जीवित लोगों के प्रति जवाबदेह है बल्कि मृत लोगों के प्रति भी है, हाँ ये भी है। इतिहासकार को ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए, जी बिल्कुल। 49 ऐतिहासिक पद्धति एक जटिल प्रक्रिया जिसमें सूचना के स्रोत की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और व्याख्या शामिल है, और ये रहा आपका सही। ज्ञान के शास्त्र के रूप में इतिहास प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका कोई सार्वभौम नियम नहीं है, ये भी
सही जो है वो हो जाता है हमारा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। और पर व्याख्या जो है वो इसकी सही नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका बी हुआ। बिल्हम डिल्थी का जो संबंध है वो है आपका ये 3 से हार्मेन्यूटिक्स एंड स्टडी ऑफ हिस्ट्री। फिर जो है G.R. एल्टन का जो संबंध है वो है प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री से। और फ्रैंक एंकरमिस्ट का जो संबंध है वो है आपका हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन से। और थॉमस कून का जो संबंध है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन से है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो 4 जो है वो सही हो जाता है। इसी के साथ जो है हमारा ये भी टेस्ट जो है वो ख़त्म होता है। आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक बर्दाश्त करने के लिए, ठीक है। और जो है उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो कुछ मदद मिलेगी इससे। और आगे जो आपके HP सेट आ रहा है और HP जो है PGT का आ रहा है पेपर, और इसके अलावा जो है वो नेट का एग्ज़ाम है, तो आपके लिए सब में ये हेल्पफुल होगा। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द।